Good afternoon, everyone. Am I audible? ओके, ये होमवर्क दिया था इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 हो गया क्या? हाँ जी, किया कि नहीं? डाउट्स हैं, ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं, बट किया कि नहीं बाकी लोग? देखो कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, 7, 10, 1, 4, 8 और कोई? ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इन चैप्टर एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1, it says for some natural number n, मतलब n कोई natural number है, number of positive integral x satisfying positive integral x, तो x भी क्या है, एक natural number है, satisfying the equation 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial and so on till x factorial is equal to n square is equal to n square। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपको दो तीन चीज सिखाएगा। अगर मैं x को 1 रखूं तो हमारी सीरीज क्या आएगी, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन स्क्वायर, दैट इज 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो ये ट्रू है, तो n की एक वैल्यू आ गई 1, है ना, ये स्क्वायर ही है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर ही है। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, एक बार वापस से आते इधर, ये कहना चाह रहा है कि ये जो सम है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो x को अगर 1 रखें, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, यस आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं x को 2 रखूं, विल गेट 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट इज 3। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर मैं x को 3 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, विल गेट 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 6 दैट इज 9 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो एक और n की वैल्यू आ गई क्या, 3, ठीक है। एक और वैल्यू आ गई n की क्या, 3। अब अगर x को 4 रखते हैं, ध्यान से देखना, it will be 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial that is 9 plus 24 33 which is not again not a perfect square। तो अभी तक n की दो वैल्यूज मिल रही है अपने को, 1 और 3। अब देखना ध्यान से, x इक्वल टू 5 जैसे ही मैं रखूंगा तो ये आएगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ तक तो ठीक है, इसका सम 33 है जैसा कि हमने निकाला, और 5 फैक्टोरियल क्या है, 5 फैक्टोरियल में इज 120। देखो 120 मेरे को 120 में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट है कि यहाँ पे 5 आ रहा है और एक 2 तो होगा ही, तो उसकी वजह से क्या होगा, एंड में मतलब जो इसका यूनिट डिजिट है वो 0 होने वाला है ना। बोलो, सही बात है, यूनिट डिजिट 0 होगा क्या 5 फैक्टोरियल में, क्योंकि 5 भी है और 2 भी है। 5 फैक्टोरियल ठीक है, 120 है, और साथ ही में अब मैं इसमें 33 ऐड करूंगा तो यूनिट डिजिट अपना 3 आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें नेक्स्ट अगर x इक्वल टू 6 के लिए देखूं तो 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। 7 फैक्टोरियल में उसमें भी 0, 8 फैक्टोरियल 0। तो एक्चुअली अगर मैं इन जनरल देखूं तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप टू x फैक्टोरियल। तो अगर if x is greater than or equal to 5, उस केस में ये सब नंबर तो इनका यूनिट डिजिट तो 0 ही आने वाला, तो यूनिट डिजिट जो एक्चुअली डिसाइड होगा वो इनसे ही होगा।
तो मैं ऐसा लिख सक, और अच्छा इसका यूनिट डिजिट क्या है 3, ये तो 33 आ रहा है ना। तो ओवरऑल जो भी ये आएगा n स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट 3 होगा, राइट, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, इन दोनों के सम के इक्वल ना 3 आएगा। इसका मतलब एक ऐसा नंबर है ये जो कि 10 के प्लस 3 इस टाइप का है, यस और नो, बोलो, है ना। तो अपने को एक ऐसा नंबर निकालना है, एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर जिसका यूनिट डिजिट 3 है। अब थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं। देखो, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं 1 आता है, 2 का स्क्वायर करूं 4 आता है, 3 का स्क्वायर करूं 9 आता है, 4 का स्क्वायर करूं 16 आता है, 5 का स्क्वायर विल बी 25, 6 का स्क्वायर विल बी 36। अच्छा, यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उसके वैल्यू से, मैं यूनिट डिजिट बस देख रहा हूँ। तो 6, इसके में यूनिट डिजिट 5, इसमें यूनिट डिजिट 6, 7 स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9, 8 स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4, 9 स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 और 0 स्क्वायर में यूनिट डिजिट 0। अब 11 स्क्वायर का यूनिट डिजिट तो वही होगा ना जो 1 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट है। 12 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 स्क्वायर का यूनिट डिजिट है। 13 स्क्वायर का यूनिट डिजिट वही होगा जो 3 स्क्वायर का यूनिट डिजिट है। और इनफैक्ट मैं कोई भी रैंडम नंबर लूं, जैसे 2 1 5 7 का स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 7 स्क्वायर का यूनिट डिजिट है, मतलब 9। हाँ जी, ये बात क्लियर है क्या? समझ आता है क्या ये? अरे बोलो। ठीक है। तो इसका मतलब जो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट, अरे ये क्या हुआ, ये है क्या? उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 4 या 9 या 6 या 5 या 6 या 9 या 4 या 1 या 0। बेसिकली 0 1 4 6 5 9 इनमें से ही कोई होगा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट। बट हम तो बोल रहे हैं कि हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर है जो बनेगा इसका सम, उसका यूनिट डिजिट 3 है, तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं। तो मतलब जब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा तो यूनिट डिजिट 3 आने वाला है। बट एक परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी 3 हो नहीं सकता, तो इसके लिए आगे कोई और नंबर पॉसिबल ही नहीं है। तो बस यही दो पॉसिबिलिटी है, 1 और 3। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 number of 9 digit number divisible by 9 using the digits from 0 to 9। 9 digit नंबर डिविजिबिलिटी वाले, एक काम करते हैं सेम 4 7 8 10, 4 7 8 10, ये डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन वेट करो, मतलब आई कैन टेल अभी तुम्हें समझ भी आ जाएगा, बट लेट अस जस्ट वेट। वैसे भी इस टाइप का क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। 3 men have 6 different trousers, 5 different shirts, and 4 different caps. Number of different ways in which they can wear them is
3 men have 6 different trousers, 5 different shirts. So there are 3 men, huh? Or total there are 6 trousers, 5 shirts and 4 caps. तो भाई क्या करना है, कितने वेज में, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दे कैन वियर देम इज, तो सिंपली इसमें बस ये करो ना कि भाई 6 में से देखो 6 टी शर्ट्स, ये जो ट्राउजर्स है, सॉरी 6 ट्राउजर्स में से सेलेक्ट 3 फॉर 3 मेन। एंड यहाँ पे लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ट्राउजर कौन कौन पहनेगा, उसको चेंज रेड, अगर लेट्स सपोज ब्लैक ट्राउजर पर्सन ए पहनता है और ब्लू ट्राउजर पर्सन बी पहनता है, या फिर इन दोनों का ऑर्डर इंटरचेंज कर दूं तो वो अलग परमुटेशन कहलाएगा, राइट। तो वहां पे यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। अगर पर्सन ए ब्लैक एंड पर्सन बी ब्लू, या फिर पर्सन ए ब्लू एंड पर्सन बी ब्लैक पहने, तो ये दोनों को अलग काउंट किया जाएगा, ऑर्डर मैटर करता है, तो इनटू 3 फैक्टोरियल भी करेंगे। फिर उसके बाद 5c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है? ओके, देन 7। ठीक है, फोर्थ में कोई डाउट तो नहीं है? आंसर में 3 फैक्टोरियल नहीं है, आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, 6p3 5p3, अरे उसमें p लिखा है ना भाई। Question number 7. There are 720 permutations of the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviously 1, 2, 3, 4, 5, 6 का total permutation देखें तो 6 factorial आएगा, which is 720. Suppose these permutations are arranged from smallest to largest numerical values beginning from 1, 2, 3, 4, 5, 6 and ending with 6, 5, 4, 3, 2, 1. What number falls on 124th position? ये क्वेश्चन 7 जल्दी से सब लोग पढ़ लें और एक बार ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड और हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें सेम कंसेप्ट लगेगा जो अभी हम लगाएंगे। सेवेंथ क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से। सेवेंथ क्वेश्चन में बोलता है कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 लेटर्स हैं आपके पास, ये 6 नंबर्स हैं, इनके टोटल परमुटेशंस कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल मतलब 720। अब इनको क्या किया कि इनको अरेंज किया गया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में डाला गया। तो फर्स्ट नंबर सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखा जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर उसके बाद आएगा 1, 2, 3, 4, 6, 5, है ना, इन्हीं के हेल्प से ही बनाने हैं नंबर। फिर आएगा 1, 2, 3, 5, 4, 6, फिर आएगा 1, 2, 3, 5, 6, 4, और ऐसे चलता जाए। तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, एंड ऐसे करते करते जो 720th नंबर होगा ना सबसे बड़ा, वो क्या होगा? 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसमें अपने को बताना है कि 124th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, 124th पोजीशन पे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो यहाँ इस अब इसके लिए क्या है, आपको थोड़ा सा बस इंफॉर्मेशन अगर मतलब कुछ ये चीजें पता हो कि भाई 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो कुछ कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 6 फैक्टोरियल तक का भी चलेगा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो उससे काफी आपको जो है इस क्वेश्चन को हेल्प मिल जाएगी। 124 क्या है? इट इज क्लोज टू 120, मतलब 5 फैक्टोरियल के क्लोज है ना, 5 फैक्टोरियल से बड़ा है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, मैं क्या करता हूं, देखो अब ये बात तो कंफर्म है ना कि ये जितने भी मैं नंबर्स लिखूंगा तो छोटे, सबसे छोटा नंबर होने के लिए तो इधर फर्स्ट पोजीशन पे तो 1 आएगा, है ना, आएगा क्या? सबसे छोटे के लिए जैसे जैसे बढ़ेंगे एक टाइम बाद 1 की जगह 2 आ जाएगा।
तो पहले तो मैं ये काउंट करता हूँ कि 1 कितने नंबर्स में फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो 1 को अगर मैं फिक्स कर दूं तो बाकी नंबर्स को रीअरेंज करते जाएंगे। तो इनको रीअरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। तो एक्चुअली में 1 कितने नंबर्स पे आएगा, 120 नंबर्स पे 1 आने वाला है। बात समझ आ रही है? 120 नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें 1 फर्स्ट पोजीशन पे होगा। अब 120 फर्स्ट नंबर में क्या होगा, 2 आ जाएगा इधर। देखो मैं दोबारा बताता हूँ कि 1 5 फैक्टोरियल 1 को अगर मैं फिक्स कर दूं फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा ना, पहला नंबर ऐसा ही होगा ना जिसमें 1 फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरे नंबर में 1 फर्स्ट पोजीशन पे है। तो पहले स्टार्टिंग के कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें 1 ही फर्स्ट पोजीशन पे होने वाला है, सबसे छोटा होने के लिए ना, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है। तो मैंने क्या किया, 1 को फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दिया और मैंने चेक किया कि उसमें कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 1 फर्स्ट पोजीशन पे। तो जब मैंने 1 को फिक्स किया तो यहाँ पे बाकियों को अरेंज करते जाओ 1 को फर्स्ट पोजीशन पे रखते हुए टोटल 5 फैक्टोरियल मतलब 120 नंबर्स बनेंगे ना। तो फर्स्ट 120 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे 1 है। अब अपने को बताना है 124th नंबर कौन सा है ना। तो अब काउंट कर लेते हैं एक एक करके। जैसे ही 121st नंबर पे जाऊंगा मैं तो 2 आ जाएगा ना फर्स्ट पोजीशन पे, जस्ट बड़ा नंबर, राइट। और जस्ट बड़ा, फिर इधर क्या आएगा, 1, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6। ये 121st नंबर है। फिर इधर ये तो चलो 2, ये 1, ये 3, ये 4, ये 6, ये 5, ये 122nd नंबर है। फिर ये 2, फिर ये 1, 3, फिर इधर 5 लेकर आ जाते हैं, फिर ये 4, ये 6, तो 123rd नंबर है। फिर ये 2, ये 1, ये 3, ये 5, ये 6, ये 4, तो ये 124th नंबर है। तो ये आंसर 213564। हाँ जी, क्लियर है क्या? एक वो डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस आएंगे आगे, तो उसमें भी ऐसा सही कंसेप्ट लगेगा। यहाँ नंबर है, वहां लेटर्स हो जाएंगे। देखेंगे, करेंगे क्वेश्चंस। ये समझ लोगे तो वो क्वेश्चन समझ आ जाएगा अपने आप। डन। हो गया। यस सर। ये 121st, 122nd, 123rd और ये 124th नंबर। अब इसी में 7th का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, पार्ट बी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नंबर 321546। देखो अब यहाँ पे पहले तो जब 1 को फिक्स कर दिया मैंने, तो ये टोटल 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 नंबर्स बने। फिर 2 को फिक्स कर दिया तो ये टोटल फिर 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 नंबर्स बने। तो ये कितने हो गए, 240 हो गए। अपने को कहाँ पहुंचना है, 321546। अब यहाँ आ गया 3 को फिक्स कर दिया। जैसे ही 120 120 टोटल 240 नंबर्स हो जाएंगे ये, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें सबसे पहली पोजीशन पे 3 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ नंबर क्या आना चाहिए, 1, देन 2, देन 4, देन 5, देन 6। बात समझ आती है क्या?
है ना, जस्ट बड़ा नंबर यही होगा ना, 2 जैसे ही 3 वाली सीरीज चालू होगी। लेकिन अपने को क्या चाहिए कि 1 मतलब 2 चाहिए यहाँ पे 2। तो मैं क्या करता हूँ कि 1 को रख करके देख लेते हैं ना एक बार, कि 1 को फिक्स कर देते हैं तो ये टोटल कितने नंबर बनेंगे। देखो 4 फैक्टोरियल बनेंगे क्या, ये 24 नंबर, जब 1 सेकेंड पोजीशन पे है। हाँ ठीक है। अब जैसे ही नेक्स्ट में नंबर लिखूंगा, ये सारे मैंने नंबर्स लिख लिए, वो 24 नंबर्स आए कौन से, जब 1 सेकेंड पोजीशन पे, 3 फर्स्ट पे, 1 सेकेंड पे। फिर उसके बाद जस्ट जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें 2 इधर आएगा, है ना, ये 264 नंबर्स हो गए। 265th नंबर पे 2 इधर आएगा, ठीक है, 2 इधर आएगा। देन उसके बाद ये 2 इधर आ गया। जस्ट फिर जो जस्ट बड़ा नंबर है, हम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए ना फिर, और इधर 4, इधर 5, इधर 6, तो ये कौन सा होगा, 265th नंबर होगा। फिर 3, फिर 2, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, देखो अपने को क्या चाहिए, 1 तो चाहिए, तो 1 को यहाँ फिक्स कर ही दो, तो 1 को तो मैं हिलाने नहीं वाला यहाँ से। फिर उसके बाद अच्छा यहाँ एक काम और करते हैं, 265th भी क्या, अब यहाँ पे अगर मैं 4 को फिक्स कर दूं तो ये कितने नंबर होंगे, 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2, तो 266 नंबर्स हो गए यहाँ तक। अब जैसे ही 4 को फिक्स कर, अभी 4 को लेकर के 5 6 6 5, फिर नेक्स्ट जस्ट नंबर, जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा यहाँ पे, 4 5 होगा, यहाँ 5 होगा ना। अब 4 वाली सारी पॉसिबिलिटी लिख दी 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद सबसे छोटा नंबर लिखना ना, कि 3215 अगर यहाँ फिक्स है तो सबसे छोटा नंबर के लिए 4 6 होगा यहाँ पे, और यही चाहिए अपने को। तो ये कौन सा नंबर है, देखो 267th नंबर है ना, क्योंकि इससे ऊपर 266 है टोटल। क्लियर है क्या? हो गया? देन क्वेश्चन नंबर क्या था, 8th एंड 10th। 8th, टेमर, टेमर ये क्या होता है, टेमर, अच्छा टेमर जो टेम करता है, ओके, हैज टू ब्रिंग 1 by 1 5 lions and 4 tigers to the circus arena, the 1 by 1, huh? Number of ways this can be done if no 2 tigers immediately follow each other is, no 2 tigers immediately follow each other। देखो क्या है, क्या बोल रहा है ये कि there are total 5 lions and 4 tigers, ये कहीं पर रखे हैं, ठीक है, इनको कहीं पर रख रखा है। अब इनको सर्कस में लेकर आना है, सर्कस में लेकर के आना है इनको एक एक करके, एक बार एक लायन, फिर टाइगर, फिर या फिर दूसरा टाइगर, फिर लायन, ऐसा कुछ। यार यहाँ पे गैप मेथड लगेगा, एक काम करो, इसके लिए वेट करो, अभी करेंगे गैप मेथड। डायरेक्ट है, बहुत ही छोटा सा, एक लाइन में आंसर आ जाए, वेट करते हैं।
वो बिना उसे करेंगे लंबा जाएगा, कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो अभी इसको, बताता हूँ मैं। ऑल्दो हो सकता है तुम्हें समझ भी आ जाएगा, बट लेट अस जस्ट वेट, टाइम वेस्ट ही होगा। 10th, if as many words as possible be found out of the letters of the word dogmatic, the number of words in which the relative position of vowels and consonants remain unchanged is ये सब लाइन से हैं क्वेश्चंस ना, 10th भी ये 8th भी साथ में ही हो जाएगा सब, ठीक है, छोड़ दो अभी इसको, करते हैं, मैं कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। नाइन्थ भी वैसा सही है। दो मेथड हैं, उनको बोलते हैं गैप मेथड, स्ट्रिंग मेथड, उन्हीं के हेल्प से हो रहे हैं ये 2-3 क्वेश्चन साथ सारे, तो उससे करेंगे अभी, वो हम करते हैं, उसमें बताऊंगा वो मेथड क्या है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, एक एक लाइन में हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। और लास्ट क्या किया था हमने, n persons out of them committee of R is to be formed, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, देखो एक दो प्रॉपर्टीज हैं, मैं होपफुली आपने बायनोमियल के टाइम उसको पढ़ा होगा। फर्स्ट वन इज NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, याद है क्या? Yes, sir. NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखो इसको अगर मैं प्रूव करूं, एक तो अपना नॉर्मल कि भाई NCR को अगर हम देखें दैट विल बी n फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, और NCN माइनस R को देखें दैट विल बी n फैक्टोरियल बाय n माइनस R फैक्टोरियल इनटू n माइनस R फैक्टोरियल। तो सिंपली n फैक्टोरियल बाय n माइनस R फैक्टोरियल इनटू R फैक्टोरियल आ जाएगा, जो कि साफ साफ दिखाई देता है कि NCR के ही इक्वल है। ठीक है, ठीक है, सिंपल है। एक तो ये, दूसरा जो इसका मेथड बनता है जिसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ये तो ठीक है कोई भी कर लेगा, लेकिन दूसरा सेकंड मेथड देखो इसका, कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट के हेल्प से। सेकंड मेथड कॉम्बिनेटोरियल विद द हेल्प ऑफ बाय कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट। ध्यान से सुनना, एनसीआर का मतलब क्या है? बताओ कौन बताएगा एनसीआर क्या होता है? Arrangement of n in R places. अरेंजमेंट नहीं भाई, Com सिलेक्शन, चूजिंग से सी आता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन सी, चूजिंग, सिलेक्शन। सो दिस इज सिलेक्शन ऑफ R objects out of n different objects, ठीक है, out of n different objects। अरेंजमेंट तो वो R n फैक्टोरियल होता है, ठीक है ना। NCR is selection of R objects out of n different objects। अब इसमें NCR का मतलब ये, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझो, एक एग्जांपल देखो कि अगर आपके पास मान लो लेट्स सपोज 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड मैंने बोला कि एक काम करो इसमें से कोई 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। तो एक स्टूडेंट आया, उसने बोला कि सर मैं ये 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये 2 कर लिए उसने सेलेक्ट, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट आया, उसने बोला सर ऐसा नहीं, एक काम करो आप ना, जैसे ये 2 सेलेक्ट किए फर्स्ट स्टूडेंट ने, दूसरा स्टूडेंट आया, उसने बोला सर मैं ना क्या कर रहा हूँ, मैं ये 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ,
और इन तीनों को साइड में कर दूंगा, जो बचेगा वो सेलेक्ट हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, जो बाकी तीन थे उनको सेलेक्ट करके, वो जो तीन थे उन तीनों को सेलेक्ट करके रिजेक्ट कर दिया, तो बाकी दोनों अपने आप सेलेक्ट हो गए क्या? तो एनसीएन माइनस आर क्या है? एनसीएन माइनस आर का मतलब है कि भाई आप ना एन में से एन माइनस आर को सेलेक्ट कर दो रिजेक्ट करने के लिए। बात समझ आ रही है? सो एनसीआर इज नंबर ऑफ वेज टू रिजेक्ट एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जितने वेज में आप आर सेलेक्ट करोगे उतने ही वेज में तो एन माइनस आर रिजेक्ट होंगे। गेटिंग? सो ये क्या है? तो दूसरा पर्सन आकर बोलता है कि सर एक काम करो ना, एन में से नंबर ऑफ वेज, एन में से एन माइनस आर को रिजेक्ट करो। और उनको रिजेक्ट करने का तरीका क्या होगा? पहले उन रिजेक्ट, अगर मेरे को एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स को रिजेक्ट करना है तो मैं उन एन माइनस आर को रिजेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, वो एन माइनस आर का सिलेक्शन करूंगा ना, कि भाई रिजेक्ट करना किसको है। तो नंबर ऑफ वेज टू रिजेक्ट एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हाँ, और उन एन माइनस आर को साइड में कर दो, आर अपने आप सेलेक्ट हो गए। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। यहां से और एक स्टेटमेंट निकल के आती है, रिजेक्शन इज अ टाइप ऑफ सिलेक्शन। रिजेक्शन इज अ टाइप ऑफ सिलेक्शन। आप सेलेक्ट करो, या फिर अगर पांच में से दो सेलेक्ट करने हैं तो या तो सीधा सीधा पांच में से दो सेलेक्ट कर लो कि मेरे को ये दो पसंद है, या फिर पांच में से आप तीन को सेलेक्ट करो फॉर रिजेक्टिंग, कि सर मैं ये तीनों को सेलेक्ट कर रहा हूं बट इन तीनों को मैं सेलेक्ट करके इन तीनों को मैं चूज कर रहा हूं फॉर रिजेक्टिंग, तो बाकी दोनों अपने आप सेलेक्ट हो गए। गेटिंग? तो रिजेक्शन इज अ टाइप ऑफ सिलेक्शन। मोटिवेशनल कोट जैसा लग रहा है, हाँ सही बात है। रिजेक्शन इज अ टाइप ऑफ सिलेक्शन। एक बार ये आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर का एक इंटरव्यू था, तो उनसे पूछा गया कि आप इतना डिफिकल्ट एग्जाम मतलब क्यों सेट करते हो? तो बोलता है एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, सुना आपने? तो रिपोर्टर वाज लाइक कि मतलब क्या? तो बोलता है कि रिजेक्शन इज अ टाइप ऑफ सिलेक्शन। तो हम क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं फॉर रिजेक्टिंग, तो उसमें भीड़ रिजेक्ट हो जाती है, जो अच्छे स्टूडेंट है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाते हैं। वही सेम चीज है, रिजेक्शन इज अ टाइप ऑफ सिलेक्शन। ठीक है? तो यहां से एक और चीज निकल के आएगी क्या, जो हमें क्वेश्चन में हेल्प करेगी, वो है कि अगर मेरे पास एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई है, if ncx is equal to ncy, then this implies that either x is equal to y or x plus y is equal to n, or x plus y is equal to n. गेटिंग? समझ आ रहा है ना? x plus y equal to n क्या हुआ यहाँ पे? r और n माइनस r, ये सम n होगा, है ना?
हो गया? ओके, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन। 10c x plus 4 is equal to 10c 3x minus 2. फाइंड x। बोलो जल्दी बताओ। नहीं, सर्वेश सही नहीं है। प्रशांत, दिस इज वन ऑफ द आंसर। हाँ, नहीं, नो ईशान। 2.5 x 2.5 कैसे आ जाएगा भाई? 10c 6.5 हो जाएगा फिर तो ये। 3 और 2, हाँ ये ठीक है, 3 और 2। तो देखो, अब n c n ये तो सेम है ना, तो इसका मतलब क्या है? या तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 2 है, तो यहाँ से अपने को x मिला कितना? 3। और x प्लस वाई, दैट इज ये x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 2, इनका सम 10 के इक्वल है। तो यहाँ से x क्या है देखो, 2 8 4 2, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, डन। ओके, ठीक है। एक तो प्रॉपर्टी ये एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। एक दूसरी प्रॉपर्टी है, वो भी होपफुली आपने पढ़ी होगी बाइनोमियल में, एंड दैट इज एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू n+1 CR। करेक्ट, एकदम सही, n प्लस 1 CR। इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको कैसे प्रूव करेंगे? पास्कल्स लॉ। ये क्या होता? तो चलो ऑब्जर्वेशन है ना उधर से कि भाई ये इसके इक्वल, मतलब ये खुद पास्कल्स लॉ है, ऐसा बोल सकता हूँ। इसको प्रूव कैसे करें? देखो, इसको प्रूव करने का एक मेथड तो सिंपली ये है भाई, इसको एलएचएस इसका देखो, इसको ओपन करो, सॉल्व करते चले जाओ, आ जाएगा। जो करता हूँ, n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैं n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन निकाल रहा हूँ, तो इधर क्या बचेगा देखो, 1 बाय r प्लस 1 बाय n माइनस r प्लस 1। देखो सही है क्या? सही लिखा है? ठीक है ना? अब इसको मैं एलसीएम लूं तो दिस विल बी n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू एलसीएम लेंगे तो n माइनस r प्लस 1 प्लस r बाय r इंटू n माइनस r प्लस 1, दिस विल गेट कैंसिल। तो ये देखो n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 है, वो क्या होगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r, दैट विल बी r फैक्टोरियल, एंड n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1, दैट विल बी n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल। अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज n प्लस 1 CR। ठीक है, तो एक तो ये मेथड है। दूसरा कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट, वो ज्यादा अपने के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मेथड यूजिंग कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट बाय कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट।
कैसे करेंगे सोचो। प्रशस्त बट मतलब वो कैसे प्रूव कर सकते हैं? वो तो ठीक है, चलो तुमने उसको स्टेटमेंट लिख दिया, बट उसके इक्वल क्यों है? प्रूव वही तो प्रूव करना है ना। हाँ जी, क्या लिखें देखो, चलो सोचते हैं। n+1 है ना राइट साइड में, n+1 CR, तो कहीं ना कहीं n+1 में से ये R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करवा रहा है ना। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे लेट्स सपोज देयर आर क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। क्रिकेट टीम भी क्या मैं बोलूँ, ऐसा समझो कि वी हैव टू सेलेक्ट, वी हैव टू टोटल पर्सन्स देयर आर, इन टोटल पर्सन्स अगर मैं बोलूँ तो n+1 है, एंड वी नीड टू सेलेक्ट R. So we have to select R out of, so we have to select R out of n+1, ठीक है। अब ये n+1 में से एक पर्सन है, इन n+1 में से एक है सचिन तेंदुलकर, अपना सचिन भाई, ठीक। सचिन, वन ऑफ देम इज सचिन एंड बाकी n अदर्स। देखो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट R आउट ऑफ n, अगर मैं इसका नंबर ऑफ वेज देखूं तो वो क्या आएगा, n+1 CR टोटल। ये वेज आएगा, यही आएगा ना नंबर ऑफ वेज, n+1 CR। अब इस n+1 CR में से कुछ वेज ऐसे होंगे, ये तो बहुत सारे वेज होंगे ना n+1 CR, मे बी 100 मे बी 200, जो भी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट n and R इज। तो इन n+1 CR में से कुछ वेज ऐसे होंगे जिसमें सचिन इज सेलेक्टेड, एंड बाकी जो बचे वो सारे वेज ऐसे होंगे जिसमें सचिन इज नॉट सेलेक्टेड। गेटिंग? ऐसा ही होगा, है ना। मतलब इन दोनों का सम देखो क्या होगा, सचिन इज सेलेक्टेड और सचिन इज नॉट सेलेक्टेड, यही दो केस बनेंगे। तो जितने भी वेज ये हैं प्लस जितने भी वेज ये हैं, उनका टोटल ये आएगा क्या,
तो अगर सचिन इज सेलेक्टेड तो नंबर ऑफ वेज बताओ क्या होंगे। अगर सचिन सेलेक्ट कर लिया तो अब अपने को क्या है कि वी हैव टू सेलेक्ट, नाउ वी हैव टू सेलेक्ट कितने, r-1 आउट ऑफ n ना। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, ncr-1 इसके। अगर सचिन इज नॉट सेलेक्टेड तो वी हैव टू सेलेक्ट r आउट ऑफ n, राइट। तो ये क्या आएगा, ncr। अब अपने को बताया अगर सचिन सेलेक्टेड है तो इफ सचिन इज सेलेक्टेड कुछ वेज ये हैं एंड बाकी सारे वेज जो है वो सचिन इज नॉट सेलेक्टेड के अंडर आएंगे। तो मतलब इन इन दोनों का जो सम है वो टोटल वेज के इक्वल आएगा और टोटल क्या n+1 cr। हाँ जी, समझ आया क्या। ठीक है, लिख लो जल्दी से, देखो कोई डाउट है तो लेट में। हो गया। सेकेंड मेथड में वी हैव टू मेक टू केसेस ऑलवेज, मतलब ऑलवेज, ये ऑलवेज का मतलब क्या बोल रहे हो तुम। इस पर्टिकुलर को पर्टिकुलर आइडेंटिटी ये प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए या कॉम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट में इन जनरल की बात कर रहे हो। इस पर्टिकुलर में तो ठीक है ये दो केसेस बनेंगे, बट इन जनरल कॉम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट में दो केसेस बनेंगे ऐसा नहीं ना। फॉर मेथड 2 हाँ हाँ केसेस बने हैं, दो केसेस बने मेथड 2 के लिए, हाँ ठीक है। ओके अच्छा ये पता है आपको एक्स एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कब होती है, आर क्या हो तब। बायनोमियल कोएफिशिएंट, मैक्सिमम बायनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा होता है, मिड टर्म ना, n/2 हमेशा थोड़ी, अगर n ऑड हुआ तो maximizing NCR. NCR will be maximum if if n is even, then when r is for r is equal, NCR will be maximum for r is equal to n/2. If n is odd, NCR will be maximum for r is equal to n-1/2 or n+1/2, n-1/2 n+1/2 दोनों के लिए, क्योंकि NCN-1/2 और NCN+1/2 सेम ही होंगे, राइट। NCR NCN-R।
एक और एग्जांपल किस चीज में, इसमें एनसीआर मैक्सिमाइज में या कॉम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट? भाविक कॉम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट, हाँ वो करेंगे हम, बीच बीच में चीज उठाते रहेंगे उसको, डोंट वरी। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। A man wants to throw as many parties as possible, as many parties as possible to his 20 friends, to his 20 friends by calling the same number of people each time, but not the same group, How many friends should he invite? How many friends should he invite each time so that the number of parties is maximum? सर्वेश करेक्ट, सही है। टेन, ठीक है, सही है। तो सिंपल है ना इसमें, देखो अब उसमें कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, 20, उसमें ये बोल रहा है कि भाई 20 टोटल फ्रेंड्स हैं उसके, एंड वो क्या है कि हर बार सेम नंबर ऑफ फ्रेंड्स को कॉल करेगा, बट हर बार एग्जैक्टली सेम ग्रुप नहीं होगा, अलग अलग होंगे, बट नंबर हमेशा सेम है कि अगर 2 लोग को बुलाएगा तो 2 को ही बुलाएगा हर बार। तो लेट्स सपोज आर फ्रेंड्स को कॉल करता है एक टाइम में, तो नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होंगी? तो नंबर ऑफ पार्टीज विल बी इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ग्रुप्स, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर पीपल ना, जितने आर पर्सन आर पीपल के ग्रुप बन गए उतनी पार्टीज हो जाएंगी। और कितने ग्रुप बनेंगे आर लोगों के? 20 CR, सिंपल।
अब ये मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम फॉर r इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ही शुड कॉल 10 पीपल ईच टाइम, he should call 10 people each time. ठीक है, अब इसी के कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन लिखो, इन सच अ केस, मतलब जब पार्टी मैक्सिमम होगी, इन सच अ केस हाउ मेनी टाइम्स each friend will be called, each friend will be called, each friend will be called, मतलब एक पर्सन, एक उसका दोस्त कितनी बार आ जाएगा? टोटल पार्टीज तो 20 बहुत सारी पार्टीज हो गई, तो कोई एक फ्रेंड की अगर मैं बात करूं तो वो एक फ्रेंड, एक पर्टिकुलर फ्रेंड कितनी पार्टीज में प्रेजेंट होगा? ट्वेंटी सी 10/20, 20 सी 10/2, 20 सी 10 माइनस 20 सी 1, नहीं। अभी तक तो किसी का सही नहीं है, सोचो थोड़ा सा। 20 नहीं, सही नहीं है। ट्वेंटी सी 10/10 नहीं, नो। देखो, लेट्स सपोज उसका एक दोस्त है, दोस्त ए, मतलब पर्सन ए, और ऐसे पर्सन बी, पर्सन सी, ऐसे करते करते टोटल 20 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई वो किसी के साथ ऐसा पार्शियलिटी तो करेगा नहीं, तो जितनी बार ए आएगा उतनी बार ही बी आएगा ना, उतनी बार सी आएगा उतनी बार ही जो उसका फ्रेंड डी है वो भी आएगा, राइट? और एक फ्रेंड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे, ये तो फॉर श्योर है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को निकालना है कि कोई एक फ्रेंड कितनी बार आएगा, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंड को क्या करता हूँ, लेट्स सपोज ए को फिक्स कर दिया, भाई ए को तो बुलाना ही है, तो बाकी जो बचे कितने लोग और बुलाने, 9 और बुलाने ना, कितने में से? बाकी 9 और बुलाने कितने में से? अरे 19 में से, तो 19 19 सी 9, तो इतने टाइम्स ईच फ्रेंड वेलकम। गेटिंग? एक को फिक्स कर दो ना कि इसको तो बुलाना ही है, फिर देखो बाकी कितने, बाकियों के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, बाकी 9 के कितने ग्रुप्स बनते हैं, बाकी 9 के जितने ग्रुप्स बन जाएंगे, उन 9 के ग्रुप्स के साथ ए जुड़ करके पार्टी में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम स्ट्रिंग एंड गैप मेथड पे, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत सारे क्वेश्चंस में लगेगा।
दो मेथड है, स्ट्रिंग एंड गैप, स्ट्रिंग मेथड गैप मेथड, इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। जस्ट अ सेकंड ना यार, एक सेकंड। हाँ, तो क्वेश्चन से करते हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन से समझेंगे इसको डायरेक्ट, ऐसे इसको थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन से डायरेक्ट समझेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द डिफरेंट कलर्स of rainbow so that blue and green are never together, so that blue and green are never together। सोचो एक बार कैसे करेंगे इसको। राइट, ठीक है सर्वेश। देखो क्या करेंगे, दोनों मेथड से करते हैं इसको, स्ट्रिंग मेथड एंड गैप मेथड। यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ वे टू अरेंज द डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो में टोटल कितने कलर्स होते हैं? 7 विद ग्योर। तो इसमें फर्स्ट मेथड देखते हैं पहले। तो फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड, फर्स्ट मेथड बेसिकली स्ट्रिंग मेथड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बोले तो रस्सी। स्ट्रिंग मेथड कब भी यूज होगा? जब भी बात हो रही हो कि जैसे यहाँ पे ब्लू एंड ग्रीन आर नेवर टुगेदर, ब्लू एंड ग्रीन आर नेवर टुगेदर। देखो यहाँ पे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देखूं तो कितनी होगी? अगर ये कंडीशन नहीं होती तो कितने होते हैं अरेंजमेंट टोटल?
7 फैक्टोरियल, राइट? 7 फैक्टोरियल सिंपल है, 7 फैक्टोरियल ये आता टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल। अब इसमें 7 फैक्टोरियल में जो टोटल अरेंजमेंट्स हैं, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि जो 7 नंबर जो 7 फैक्टोरियल है, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which blue and green are together plus number of arrangements in which blue and green are not together. ठीक है, number of arrangements in which blue and green are together and number of arrangements in which blue and green are not together, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है ये in which blue and green are not together। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि this will be equal to 7 फैक्टोरियल माइनस दिस विल बी इक्वल टू दिस, लिख सकते हैं क्या? बोलो यस और नो? करेक्ट, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो स्ट्रिंग मेथड है, ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए काम आता है जब बोला जाए कि ब्लू एंड ग्रीन आर टुगेदर, बट मैं टोटल में से वो सब्ट्रैक्ट करके नेवर टुगेदर वाला भी निकाल पाऊंगा, नो डाउट, बट डायरेक्टली स्ट्रिंग मेथड इसके लिए काम आएगा जब बोल दिया गया कि भाई ये दो चीजें या फिर ये तीन चीजें हमेशा साथ रहनी चाहिए, तो उसमें स्ट्रिंग मेथड काम आएगा। क्यों? देखो स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग बोले तो रस्सी, रस्सी का काम क्या है? बांध दो, उन दोनों को टाई कर दो एक दूसरे के साथ। जैसे ही बोला कि ब्लू एंड ग्रीन आर टुगेदर, तो क्या काम करूंगा मैं रस्सी लूंगा और जिसको साथ रखना है उनको रस्सी से बांध दूंगा, खत्म बात। जैसे विबग्योर है, तो विबग्योर में मैं क्या करूंगा, विबग्योर मेरे को ब्लू और ग्रीन को साथ रखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने रस्सी ली और ब्लू और ग्रीन को बांध दिया। अब ब्लू और ग्रीन को बांधने की वजह से हुआ क्या कि मेरे पास यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स बचे? 1 2 3। इन दोनों को मैं अब एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूंगा, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे से दूर होने नहीं वाले ना, रस्सी से बंध गए। 3 4 5 6, ठीक है। अब इनको अरेंज कर दो बस, इनके टोटल अरेंजमेंट्स कितने आएंगे? 6 फैक्टोरियल, और ये सारे के सारे 6 फैक्टोरियल में ब्लू एंड ग्रीन साथ में रहेंगे। बट यहाँ पे एक चीज है कि जैसे ब्लू और ग्रीन है, ठीक है, इन दोनों को रस्सी से बांध दिया, टोटल अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल हो गए व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर टुगेदर। बट ब्लू एंड ग्रीन में आपस में लड़ाई हो जाएगी कि भाई मैं आगे, वो बोलेगा नहीं मैं आगे, तो उनका जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो भी तो करेंगे 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल क्या है, लिख लेना साइड में, दिस 2 फैक्टोरियल इज इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ ब्लू एंड ग्रीन, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ ब्लू एंड ग्रीन। क्योंकि रस्सी के अंदर होते हुए भी ब्लू एंड ग्रीन में कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, वो इम्पोर्टेंट है ना। हाउ 6 केम 6, अरे ये 6 हो गए ना, ब्लू एंड ग्रीन को तो रस्सी से बांध दिया, तो ये तो एक ही एंटिटी, ये तो एक ही ऑब्जेक्ट कहलाएंगे ना, अब ये तो एक दूसरे से कहीं दूर जाने नहीं वाले ना। तो ये टोटल फिर 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? देखो
ठीक है, डन। नेगेटिव आ सकता है, नेगेटिव कैसे आएगा? नहीं आएगा ही नहीं नेगेटिव। क्यों आएगा नेगेटिव? क्योंकि भाई ये तो जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसी का तो पार्ट है ना, ये तो इसका सुपर सेट ही तो होगा। व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर टुगेदर, टोटल का सबसेट ही होगा ना, तो नेगेटिव कैसे आएगा? हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। अब इसको, इसी क्वेश्चन को हम करते हैं यूजिंग दिस गैप मेथड। तो स्ट्रिंग मेथड लिख लेना कहीं पे, स्ट्रिंग मेथड इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू कीप टू और मोर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। ठीक है, लिख लेना, string method will be used when we want to keep two or more objects together। यहाँ पे not together था तो बट मैंने क्या किया, टोटल में से टुगेदर वाला सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, निकाला टुगेदर वाला ही है, टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके नॉट टुगेदर वाला अपना आ गया। ठीक है, तो स्ट्रिंग मेथड इज यूज्ड when we want to keep two or more objects together। ठीक है, सेकेंड मेथड गैप मेथड के लिए लिख लेना, इट इज यूज्ड when we don't want to keep two or more objects together। when we don't want to keep two or more objects together, ये तो क्या टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके आया स्ट्रिंग मेथड में। यहाँ से गैप मेथड में डायरेक्ट आंसर आएगा, टोटल में से सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे गैप मेथड। गैप मेथड क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। गैप मेथड बोलता है एक काम करो कि जो अपने पास जो टोटल है ना विबग्योर, इसमें से जिनको अलग रखना है ना, जिनको सेपरेटेड रखना है उनको हटाओ एंड बाकियों को अरेंज करो पहले। जैसे VIYOR, ब्लू और ग्रीन जिनको अलग अलग रखना उनको मैंने हटा दिया एंड बाकियों को अरेंज किया। बाकियों को तो कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बाकियों को अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 5 फैक्टोरियल होगा क्या? ठीक है, अब ब्लू और ग्रीन की एंट्री कराएंगे। कैसे कराएंगे? अब मैं क्या करूंगा, ब्लू और ग्रीन चाहिए ना अपने को, मैं यहाँ क्या करूंगा, देखो ब्लू और ग्रीन को कभी भी साथ में नहीं रखना। जैसे ही अब इनको अरेंज कर दिया तो होगा क्या कि जैसे इनकी बहुत सारी अरेंजमेंट्स होंगी, तो एक किसी अरेंजमेंट में मैं यहाँ पे अगर देखूं तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 गैप्स दिखाई दे रहे हैं मेरे को, दिख रहे हैं क्या? 6 गैप्स। इन 6 गैप्स में से मैं 2 गैप्स सेलेक्ट करूंगा, किसके लिए? ब्लू एंड ग्रीन के लिए। ठीक है, यहाँ लिख लेना दिस इज अरेंजमेंट ऑफ, नहीं तो भूल जाओगे बाद में, लिख लेना अरेंजमेंट ऑफ VIYOR। दिस इज सेलेक्ट 2 गैप्स out of 6 gaps for blue and green। तो ये 6 गैप्स में से मैं 2 गैप सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी 2। लेट्स सपोज वो दो गैप्स हैं, वो है एक लेट्स सपोज ये वाला एंड एक लेट्स सपोज ये। ठीक है, ये 2 पोजीशंस बेसिकली सेलेक्ट हो गई। ये 2 पोजीशंस पे, ये जो 2 गैप्स हैं, मतलब इन 2 पोजीशंस पे मैं ब्लू एंड ग्रीन को फिट कर दूंगा। लेकिन ब्लू एंड ग्रीन को बस यहाँ पे फिट करना है ना, तो मतलब लेकिन वहां पे एक पॉसिबिलिटी ये है ना कि ब्लू और ग्रीन को कौन आगे कौन पीछे, तो उनका इंटरनल अरेंजमेंट। बेसिकली कहने का मतलब कि ब्लू इधर, ग्रीन इधर, ग्रीन इधर, ब्लू इधर, तो ये 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या किया मैंने, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ ब्लू एंड ग्रीन। क्लियर है क्या? तो ये आंसर आ गया। इसको कैलकुलेट करोगे जो लास्ट में मेथड में हमने कैलकुलेट किया था सेम ही आया। तो जल्दी से इसको समराइज करते हैं, क्या करने का गैप मेथड में, कि भाई जो ऑब्जेक्ट्स जिनको सेपरेटेड रखना है उनको पहले साइड में करो, बाकी जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी अरेंजमेंट लिख दो। अब अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो n ऑब्जेक्ट्स की वजह से हमेशा n+1 गैप्स आएंगे, एक गैप ज्यादा आएगा। ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स अगर रखे हुए हैं तो उनकी वजह से n+1 गैप्स,
क्रिएट होंगे। अब वो जितने गैप्स क्रिएट हुए वो गैप्स में से, अब जैसे मान लो ये 2 ऑब्जेक्ट्स थे यहाँ पे ब्लू एंड ग्रीन और 6 गैप्स क्रिएटेड थे, तो 6 गैप्स में से मैंने 2 गैप्स सेलेक्ट कर लिए ब्लू एंड ग्रीन के लिए, क्योंकि मैं जिनको सेपरेटेड रखना है ना उनको गैप्स में ही बस डालूंगा और कहीं नहीं डालूंगा, क्योंकि जैसे ही मैंने गैप में डाला तो ये इंश्योर हो गया ना कि भाई वो सेपरेटेड रहेंगे, क्योंकि अगर मान लो जैसे ये 2 गैप्स भी सेलेक्ट होते हैं तब भी वाई कम से कम एक तो उनके बीच में होगा ही, अगर ये 2 होते हैं तो देखो ये 5 के 5 उनके बीच में ही है, ठीक है। तो इन एनी केस कोई भी मैं 2 गैप सेलेक्ट करूंगा तो एटलीस्ट एक लेटर तो उनके बीच में, एक ऑब्जेक्ट तो उनके बीच में आएगा ही। अब बस उन 2 गैप, वो जो 2 गैप्स यानी कि 2 पोजीशन सेलेक्ट करी, मैं वहां पर ब्लू एंड ग्रीन को रख दूंगा। बट ब्लू एंड ग्रीन में आपस में भी तो लड़ाई होगी कि भाई मैं आगे मैं पीछे ऐसा, तो उसमें भी उनकी इंटरनल अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल से करते हैं। ठीक है, गेटिंग क्लियर है क्या? हाँ जी, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी स्ट्रिंग मेथड गैप मेथड को लेकर के। देयर आर 10 कैंडिडेट्स फॉर एन एग्जाम। ये 2 मेथड जो है ना स्ट्रिंग और गैप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। रीजन बीइंग ये कहीं ना कहीं हर जगह, मतलब जितने भी पीएनसी के क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बेसिक बेसिक से वो छोड़ दो, तो आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये हर एक कंसेप्ट के साथ मिल करके इस क्वेश्चन बनता है। मतलब क्वेश्चन यूजुअली ऐसा आएगा कि कोई क्वेश्चन होगा सर्कुलर परमुटेशन का जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, एंड उसमें सर्कुलर परमुटेशन के तो कंसेप्ट यूज होगा ही, साथ में स्ट्रिंग और गैप मेथड भी यूज करा देंगे। मतलब इसके क्वेश्चन स्ट्रिंग और गैप मेथड को लेकर के क्वेश्चन किसी भी कंसेप्ट के साथ मिल करके बन सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। So there are 10 candidates for an exam, out of which four are appearing in maths, and six in science. In how many ways can they be seated? In how many ways can they be seated in a row so that no two maths candidates, are together, are together. दोनों मेथड से करना है इसको, गैप से भी स्ट्रिंग से भी। सोचो
इफ पॉसिबल, मतलब अगर पॉसिबल है तो दोनों मेथड से करो, ट्राई करो, दोनों मेथड से सोचो इसको। ठीक है, प्रशस्त ठीक है, करेक्ट, स्ट्रिंग से ठीक है, गैप से ट्राई करो। हाँ चल करेक्ट, ठीक है, स्ट्रिंग से ठीक है, गैप से ठीक है, स्ट्रिंग से ट्राई करो। सुदीप एक बार थोड़ा सा और सोचो इसमें। अमान कुछ गड़बड़ है इधर, एक बार चेक करो फिर से। ईशान करेक्ट। सर्वेश ये क्या स्ट्रिंग मेथड से किया? थोड़ा सा और सोचो इसके बारे में, गड़बड़ है। अभिषेक ठीक है, गैप मेथड तो ठीक है, ये सही है, स्ट्रिंग से सोचो। प्रशांत थोड़ा और सोचना पड़ेगा भाई, गड़बड़ है इसमें। नो ईशान, चेक करो फिर। अच्छा पहले तो ये गैप मेथड से करो सब लोग, पहले गैप से करो सब लोग, जिसका हो गया वो स्ट्रिंग से करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रिंग से करेंगे। सुदीप ठीक है, गैप मेथड सही है, बट स्ट्रिंग से सोचो। पहले जल्दी से गैप मेथड का आंसर बताएं जल्द सब लोग। ये तो नेगेटिव नहीं आ गया क्या ईशान? हर्ष एक गड़बड़ की है इसमें यार, 6 नहीं भाई 7 करो उसको, बीच वाले जो टर्म में है उसमें। नो ईशान, नॉट करेक्ट। देखो इसको पहले तो ये गैप मेथड से ट्राई करते हैं। गैप मेथड से क्या करेंगे, देखो सी देयर आर इट इज सेइंग 10 कैंडिडेट्स और एन एग्जाम आउट ऑफ व्हिच 4 आर अपीयरिंग इन मैथ्स एंड 6 इन साइंस। तो जो मैथ्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनको मैं अलग करता हूँ पहले तो। मैथ्स वाले कैंडिडेट्स कौन कौन है, M1 M2 M3 M4 ये मान लेता हूँ, ठीक है, ये 4 मैथ्स के कैंडिडेट्स हैं, इनको अलग कर दिया। तो बाकी जो साइंस के कैंडिडेट्स हैं 6, उनको लिख दिया S1 S2 S3 S4 S5 S6। तो इनको अरेंज करो पहले तो, है ना, इनको अरेंज करेंगे 6 फैक्टोरियल, इनकी वजह से कितने गैप्स क्रिएट होंगे, 7। हर बार एक गैप ज्यादा होगा, 6 है ना, तो 7 गैप्स होंगे। अब इन 7 गैप्स में से वी विल चूज 4 गैप्स, किन के लिए, M1 M2 M3 M4 के लिए। और बस उसके बाद M1 M2 M3 M4 को अरेंज कर देंगे उन गैप्स में,
4 फैक्टोरियल वेज में. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, ये तो हो गया गैप मेथड. स्ट्रिंग मेथड से उससे स्ट्रिंग मेथड. स्ट्रिंग मेथड में क्या करेंगे, अपने को क्या चाहिए, when no two math candidates are together. तो मैं इसमें ऐसा करूं क्या, जैसा हमने पीछे किया था कि भाई टोटल माइनस व्हेन दे आर टुगेदर, है ना, टोटल माइनस व्हेन दे आर टुगेदर. तो टोटल क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल माइनस व्हेन दे आर टुगेदर. अब जब वो साथ में हैं, जब वो साथ में हैं तो मेरे को क्या करना है, m1 m2 m3 m4 से मैं बांध दूंगा इन सबको, s1 s2 s3 s4 s5 s6. तो ये टोटल कितने अब ऑब्जेक्ट्स हो गए अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए. तो 7 फैक्टोरियल इनटू इनका इंटरनल अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल. ठीक है, ऐसे ही किया था क्या. सही है, टोटल माइनस व्हेन दे आर टुगेदर. क्लियर है. नहीं क्लियर ही तो नहीं है, तभी तो इसको सही बोल रहे हो, गलत है ना ये. तो देखते हैं, क्लियर करते हैं इसको. देखो टोटल जो 10 फैक्टोरियल है, ध्यान से देखना बहुत ही, तो ये पूरा अपने को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर. टोटल जो 10 फैक्टोरियल है, इस 10 फैक्टोरियल में कुछ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which m1 m2 in which all m1 m2 m3 m4 are together. कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें m1 m2 टुगेदर, m3 m4 नॉट टुगेदर, ये अलग ही कहीं घूम रहे हैं, m1 m2 टुगेदर है और m3 m4 नॉट टुगेदर. कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें m1 m3 टुगेदर और m2 m4 अलग ही कहीं पे है, नॉट टुगेदर. कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें मे बी m1 m3 m4 टुगेदर और m2 बेचारा अपना अलग ही कहीं पे है. और ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे. एक ये एक्सट्रीम केस है और एक एक्सट्रीम केस होगा जिसमें नो टू ऑफ m1 m2 m3 m4 आर टुगेदर. मतलब इनमें से कोई भी दोनों साथ में नहीं है. अपने को निकालना क्या है, ये निकालना है. तो मैं 10 फैक्टोरियल में से ये सब माइनस करूंगा, बट मैं कर क्या रहा हूं, ये कहाँ गए पता नहीं. ये सब कैलकुलेट करूं क्या, नहीं. क्यों, क्योंकि कितने सारे केसेस बनेंगे, करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे. तो इस क्वेश्चन में गैप मेथड सही है, स्ट्रिंग मेथड नहीं लगेगा. तो हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ये चीज, टोटल में से ये सब ट्रैक्ट करके ये निकाल रहे हैं. और इसको क्या मैं बोल सकता हूँ, कैसा क्वेश्चन आता, क्या पूछते जिसमें ये आंसर सही होता जो हमने निकाला है. ये होता कि व्हेन ऑल m1 m2 m3 m4 आर नॉट टुगेदर, मतलब वो सारे के सारे एक साथ नहीं हैं, तो उसका आंसर 10 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आता. बट अपने को निकालना तो इसका है ना, सिर्फ लास्ट वाले का, नो टू ऑफ दिस आर टुगेदर. ठीक है, समझ आ रहा है क्या. अब वो पिछले वाले क्वेश्चन में ये सही क्यों था, क्योंकि वहां पे दो ही ऑब्जेक्ट्स थे, तो वहां पे दो ही केसेस बन रहे थे कि भाई वो दोनों साथ होंगे या नहीं होंगे. बट यहाँ बहुत सारे केसेस हैं कि चारों साथ या फिर कोई तीन साथ. अब वो तीन में भी कौन से, है ना, उसके अपने अलग केसेस, या फिर कोई दो साथ, उन दो में भी कौन से दो साथ में, एंड कौन से दो साथ और बाकी दोनों साथ में. ऐसा भी केस बन सकता था कि m1 m2 साथ में, m3 m4 साथ में, अपना अलग है लेकिन, या फिर m1 और m2 साथ में और m3 m4 एकदम अलग अलग. कितने सारे केसेस बनेंगे ना. तो इसमें स्ट्रिंग मेथड फीजिबल नहीं है ना, स्ट्रिंग मेथड फीजिबल नहीं. लिख लो इसको, ये लिख लेना पूरा एक्सप्लेनेशन.
ठीक है, हो गया। Okay. The integers, next question लिखो, the integers 1, 2, 3 and so on up to 30 are arranged randomly. In how many arrangements? In how many arrangements no two multiples of 3 are in adjacent positions? करो जल्दी से बताओ। हाँ जी, क्या आ रहा है आंसर? देखें, no two multiples of 3 are in adjacent position. अब इसमें ये बताओ गैप मेथड यूज करें कि स्ट्रिंग मेथड यूज करें? no two multiples of 3 are in adjacent, तो भाई अपने को क्या करना है कि जो मल्टीपल्स ऑफ 3 है ना, ये 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन अप टू 30, टोटल कितने हैं? ये 10 इन नंबर ना, इनको सेपरेटेड रखना है। तो गैप मेथड तो फॉर श्योर यूज होगा, तो अपन हम क्या करेंगे कि बाकी 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 इन सबको, ये 29 तक इन सबको अरेंज कर देंगे। तो ये कितना बेस 20 फैक्टोरियल है ना। तो गैप मेथड के लिए यहाँ पे तो 20 फैक्टोरियल इनटू, अब कितने गैप्स क्रिएट हुए? 20 नंबर्स है तो 21 गैप्स। 21 गैप्स में से कितने चूज करूंगा? 10 गैप सेलेक्ट करूंगा। किन के लिए? ये 10 जो अपने नंबर से मल्टीपल्स ऑफ 3, एंड बस उनकी फिर अरेंजमेंट।
10 फैक्टोरियल इंटरनल अरेंजमेंट, ठीक। तो n ऑब्जेक्ट्स क्रिएट्स n plus 1 गैप्स इन लीनियर अरेंजमेंट, ये भी लिख लेना कहीं पे ना लाइन, n ऑब्जेक्ट्स क्रिएट्स n plus 1 गैप्स इन लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। ये तो चलो गैप मेथड हो गया। स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे यूज करें क्या? स्ट्रिंग मेथड यूज होगा क्या? नहीं, बहुत सारे केसेस बनेंगे भाई। जो टोटल अब अगर इसको करने चलेंगे 30 फैक्टोरियल माइनस, अब उसमें मैं कि भाई एक काम करो ना, ये 369 ये सबको बांध दो रस्सी से, एंड बाकी 1 2 4 ऐसा 29 ये सब लिख दो, तो ये टोटल अगर आप देखो तो ये 21 नंबर्स है। तो 21 फैक्टोरियल इंटू इनका इंटरनल अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल ऐसा लिख दो। बट ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये है, ये हमने किसका आंसर निकाला, व्हेन all 369 and these 30 मतलब all the multiples of 3 are not together। बट इसमें वो वाला तो केस काउंट हो गया ना, when 3 and 6 are together। am I audible? Yes, sir. मेरे तो आवाज आ रही है अमान। ठीक है, क्लियर है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। स्ट्रिंग और गैप मेथड में अभी के लिए इतना ही, बाकी इसको हम यूज करते रहेंगे, ठीक है। इसको ना हम यूज करते रहेंगे हर कंसेप्ट में, आगे ये यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स करते हैं कुछ। So write down the first one. If there are n points, if there are n points in a plane of which no three are collinear, then first part है इसका, find number of straight lines that can be formed by joining two of them, प्रशस्त करेक्ट, ईशान जैन करेक्ट, सर्वेश नॉट करेक्ट। देखो n पॉइंट्स हैं प्लेन में, अलग अलग जगह n पॉइंट्स हैं ऐसे, जिसमें से बोल रहा है कि भाई कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि एक लाइन पे लाई करने वाले इन 3 पॉइंट्स हों इसी n पॉइंट्स में से। तो अपने को क्या चाहिए, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग टू ऑफ देम। देखो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे बनेंगी, 2 पॉइंट्स के हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, राइट। अच्छा, एक चीज और, थोड़ा सा एक 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 बहुत ही अच्छी टेक्निक है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को ऐसे करने को, कि जब भी बोले ना कि नो 3 आर कोलिनियर, तो एक काम करो, जो पॉइंट्स है ना उस सर्कल पे बना दो सारे पॉइंट, क्योंकि सर्कल पे कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होते, तो आप विजुअलाइज आसानी से कर पाओगे, ठीक है।
सर्कल टाइप ऐसा बना दो, क्योंकि इसमें सर्कल में कोई भी 3 पॉइंट्स को लीनियर नहीं दिखाई देंगे आपको, राइट? विजुअलाइज आसानी से कर पाओ। तो ये n पॉइंट्स हैं। अब बोलता है कि वी हैव टू फॉर्म स्ट्रेट लाइंस बाय जॉइनिंग टू ऑफ देम। तो स्ट्रेट लाइन तो भाई दो पॉइंट जब मिलते हैं तभी एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना। तो जैसे ही मैं, जैसे मान लो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट को मैं ले लेता हूँ, ये दोनों पॉइंट की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी भाई? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी होंगी? दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेज in which 2 points can be selected ना। number of ways in which 2 points can be selected, कि जितने तरीके से हम 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे ये n में से, उतने ही नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन जाएगी। क्योंकि जितने दो पॉइंट्स के पेयर होंगे, उन पेयर को लेकर के एक लाइन बनती चली जाएगी। जैसे मान लो ये 2 पेयर सेलेक्ट हो गए, ये 2 सेलेक्ट हो गए तो एक और लाइन आ गई, ये 2 हो गए तो एक और लाइन आ गई, ये 2 पॉइंट हो गए तो एक और लाइन आ गई। तो जितने ऐसे पेयर बन मिलेंगे अपने को, उतनी ही स्ट्रेट लाइन होगी। तो आंसर विल बी NC2। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होगी? NC2। ठीक है, क्लियर है क्या? देखो जी, कोई डाउट इसमें? इसी का सेकंड पार्ट लिखो, फाइंड number of triangles having vertices at these points, having vertices at these points. निशान करेक्ट, सर्वेश करेक्ट। प्रशस्त करेक्ट, प्रशांत करेक्ट, अभिषेक करेक्ट। क्या करें? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब देखो, जैसे यहाँ पे ये n पॉइंट्स हैं अपने पास। ट्राइंगल्स क्या, अब अपने को ट्राइंगल बनाना है, तो ट्राइंगल कैसे बनेगा भाई? ये तीन वर्टिसेस को लेकर के एक ट्राइंगल बनेगा ना। तो जितने तरीके से हम ये 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, उतने ट्राइंगल्स बन जाएंगे। बोलो सही है क्या? जितने तरीके से हम 3 वर्टिसेस सेलेक्ट कर लेंगे, उतने ट्राइंगल्स बन जाएंगे। तो कितने तरीके से 3 वर्टिसेस सेलेक्ट करते हैं? NC3। ठीक है, क्लियर है?
और इसी में ही अगर वो पूछे फाइंड नंबर ऑफ m-sided polygon having vertices at these points, तो क्या आएगा? हाँ ईशान सही है, करेक्ट। सर्वेश प्रशस्त करेक्ट, सही है, गुड। तो भाई m साइडेड पॉलीगन मतलब जैसे ये ट्राइंगल है, ये 3 साइडेड पॉलीगन है ना? ट्राइंगल मतलब 3 साइडेड पॉलीगन ना, स्क्वायर या रेक्टेंगल 4 साइडेड पॉलीगन। तो m साइडेड पॉलीगन में क्या होंगे? m वर्टिसेस होंगे। तो m वर्टिसेस कितने वेज में सेलेक्ट करते पाएंगे? NCM। तो बस यही आंसर आ जाएगा अपने। NCM m साइडेड पॉलीगन के लिए n में से m पॉइंट सेलेक्ट कर लो जो उसके वर्टिसेस बन जाएंगे। ठीक है, देखो कोई डाउट इसमें? आज वेडनेसडे, फिर फ्राइडे, परसों है ना क्लास अपनी अब। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स, in an n-sided polygon। एक n-sided polygon में कितने डायगोनल्स होंगे बताओ? नहीं ईशान सही नहीं है, सोचो फिर। डायगोनल चाहिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n-sided polygon। नो आंचल, नॉट करेक्ट, चेक इट अगेन। सोचो, थोड़ा और सोचो। नहीं सर्वेश, थोड़ा और सोचो भाई। NC2 सही नहीं है आंसर, थोड़ा और सोचें लोग। NC2 ठीक है, थोड़ा और सोचो। NC2 आ रहा है सबका आंसर, बट वो सही नहीं है, थोड़ा और सोचेंगे। नो प्रशस्त, दैट्स नॉट करेक्ट। और वो करेक्ट क्यों नहीं है वो हम सर्कुलर परमुटेशन में समझाऊंगा मैं। प्रशस्त तुम्हारा क्यों सही नहीं है, ठीक है। ये सांचल, सुदीप, सर्वेश करेक्ट, गुड, अभी सही है। नहीं n/2 नहीं भाई, अगर n ऑड हुआ तो क्या आएगा फिर? देखो एक n साइडेड पॉलीगन है, ठीक है, जैसे ये ऐसा कुछ है, ठीक है। n साइडेड पॉलीगन है, यहाँ पे n साइडेड पॉलीगन है तो होगा क्या कि उसके n वर्टिसेस होंगे, राइट। तो डायगोनल्स क्या होता है? जैसे ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है। तो जितने भी डायगोनल्स हैं उसमें आप एक चीज
देख सकते हो कि डायगोनल कैसे बनेगा, इसके दो वर्टिसेस को जोड़ करके एक डायगोनल मिलेगा। तो भाई जितने मैं वर्टिसेस के जितने दो वर्टिसेस के कॉम्बिनेशन बना दूंगा उतने ही डायगोनल्स होंगे। तो आंसर क्या आएगा, NC2। लेकिन ये NC2 में होगा क्या कि NC2 में वो वाले केसेस भी इंक्लूडेड हैं जब दोनों वर्टिसेस कंसेक्यूटिव हो, मतलब साइड वाले केसेस। तो ये NC2 में ये n साइड्स वाले केसेस अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बाकी सब डायगोनल्स हो जाएंगे। गेटिंग? क्योंकि NC2 तो क्या है कि भाई कोई भी दो चूज कर लिया और उसके हेल्प से एक लाइन बना दी, तो टोटल लाइंस आ गई ज्वाइनिंग द वर्टिसेस। बट इन NC2 में n लाइंस जो है ना, जो साइड्स ऑफ द पॉलीगन है वो भी काउंटेड है, तो वो n साइड्स सब्ट्रैक्ट कर दी। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करें तो इनफैक्ट दिस विल बी n into n minus 1 by 2 minus n कॉमन लिया, so this will be n minus 1 by 2 minus 1 LCM लिया, तो this will be n into n minus 3 by 2। तो इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लेते हैं कई लोग, बट जरूरत नहीं है, तरीका समझो, NC2 minus n समझो। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है, होमवर्क के लिए तो अभी कुछ नहीं है, जितना मैंने आज कराया है क्लास में इसी को ही रिवाइज कर लेना एक बार अच्छे से। क्लास परसों ही है, तो परसों थोड़ा सा और हो जाएगा, देन देखते हैं होमवर्क उसके बाद। तो जितना अभी तक किया है, और बाकी लोग जिसने अभी तक जो होमवर्क पहले मिला था वो नहीं किया है अगर, तो वो कर लें, और जितना अभी तक किया है आज किया है क्लास में उसको रिवाइज कर लें अच्छे से। हाँ, नोट्स में भेज देता हूँ। लास्ट क्लास भेजे थे ना मैंने वैसे, लास्ट क्लास के तो आ गए थे ना। ठीक है, ओके, ओके देन बाय। एनी रेफरेंस बुक फॉर अदर चैप्टर्स? अदर चैप्टर्स यार, कोई पर्टिकुलर चैप्टर पूछो, कोई मतलब पर्टिकुलर वो पूछो, कैलकुलस या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा। अलजेब्रा के लिए अपने ना एक काम करना, जिसको भी बुक का रिकमेंडेशन चाहिए वो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, और अपने जो रीसेंट एग्जाम हुआ था ना उसका स्कोर बताना। रीसेंट 2-3 एग्जाम्स जो पेस में हुए हैं मेंस एडवांस वाले, उसका स्कोर बताना, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं बुक बताऊंगा, क्योंकि एक जनरल बुक सबके लिए यार सही नहीं रहती ना। बता दूं उसमें फिर आपके लिए वो आसान हो या फिर वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो तो फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, मैथ्स मैथ्स के मार्क्स चाहिए मेरे को, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में से मेरे को मतलब नहीं है। मैथ्स के मार्क्स बता देना, इस पे व्हाट्सएप करना, ठीक है? आई विल रिकमेंड देन अकॉर्डिंगली। पहले तो लेकिन यार अपना जो मॉड्यूल है नोट्स एंड प्रीवियस ईयर, जितना भी अपने मेंस एडवांस वाले हैं उनको तो थॉरोली कर लेना, ठीक है? उसके बाद अगर टाइम बचता है तब कोई बुक लेनी है, उससे पहले इनको तो कर लो, इसमें भी बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, ओके देन बाय, हैव अ गुड डे।